बिना किसी भी इन्वेस्टिगेशंस के करवाए आपको कैसे मालूम चल सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज मेनी अ टाइम्स अल्ट्रासोनोग्राफी में या बहुत से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस में डिटेक्ट नहीं हो पाता है बिकॉज इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन, बहुत देर तक ये चलती आती है। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक ऐसा हर्ब बताऊंगी, एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगी जो आप में से कोई भी ले सकता है। अगर जो आने वाले वीडियो में आपको 7 सिम्टम्स बताती हूँ उनमें से 3 से ज्यादा सिम्टम्स आप में हैं तो वो आप में से कोई भी वो हर्ब ले सकता है एंड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वो हर्ब जो रहता है वो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में रहता है। तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डॉक्टर ईशा अरोड़ा, आयुर्वेदिक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जो लास्ट 20 years से आई हैव बीन वर्किंग ऑन इनफर्टाइल कपल्स on various diseases like endometriosis, adenomyosis, and have been giving very good recoveries in such cases and sparing a few जहाँ पर recovery possible नहीं होती है and जहाँ पर surgery is the only option। तो therefore certain cases ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें भी refuse करना होता है और वहां पर किसी भी तरह की कोई मेडिसिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए let us directly come to endometriosis। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स जो हैं वेरियस डिफरेंट प्लेसेस पे जहां पर उनको नहीं होना चाहिए वहां एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, ब्लीड करती है और इकट्ठा होती है, जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब आते हैं हम उन 7 सिम्टम्स पे जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं ये आप में तो नहीं है। उन 7 सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, क्रॉनिक पेल्विक पेन। क्रॉनिक पेल्विक पेन बहुत देर से, कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर मेनार्ज से ही, जब से पीरियड स्टार्ट हुए तब से उन्होंने पीरियड पेन फ्री देखे ही नहीं है। पेन किसी ना किसी टाइप की रहती है। कुछ केसेस में स्वेयर रहती है, कुछ केसेस में मॉडरेट रहती है, कुछ केसेस में माइल्ड रहती है। अब एक चीज जरूर याद रखनी है कि पेन की इंटेंसिटी इस चीज पे नहीं डिपेंड करती है कि एंडोमेट्रियोसिस कितना स्प्रेड हो चुका है या उसका क्या ग्रेड है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस स्प्रेड हो चुका होता है पेशेंट के अंदर, लेकिन सिम्टम्स कुछ भी खास नहीं होते हैं, लाइट सी पेन होती है। बट इन सर्टेन केसेस बहुत थोड़ा सा भी एंडोमेट्रियोसिस स्प्रेड किया होता है, बहुत पुराना नहीं होता, बट स्टिल बहुत हैवी पेन होती है पेशेंट्स को, इतनी स्वेयर होती है समटाइम्स कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। कई बार पेन जो होती है उनके थाइस तक जाती है, लेग्स तक जाती है, लोअर बैक से भी स्टार्ट हो जाती है, लोअर एब्डोमेन में तो क्रैम्प्स रहते ही रहते हैं। नंबर 2 इज हैवी ब्लीडिंग एंड इरेगुलर ब्लीडिंग। बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है। समटाइम्स द पेशेंट्स दे डू से अस कि इतना स्वेयर एंड हैवी ब्लीडिंग रहता है कि इट्स डिफिकल्ट फॉर देम अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना भी, बिकॉज एवरी आवरली और एवरी 2 hourly दे हैव टू चेंज देयर पैड्स। तो 7 days, समटाइम्स 10 days, 15 days, समटाइम्स ऑल थ्रू आउट द मंथ स्पॉटिंग रहता है एंड ब्लीडिंग रहता है ऐसे केसेस में। एंड इरेगुलरिटी तो रहती ही है, समटाइम्स आफ्टर 15 days, समटाइम्स आफ्टर 2 months। थर्ड जो इसका रहता है दैट इज डिस्पार्यूनिया। डिस्पार्यूनिया मीन्स पेनफुल इंटरकोर्स। what happens is there is inflammation at these very points, so whenever intercourse happens sometimes उसके बाद में बहुत ज्यादा स्वेयर पेन रहता है, स्पेशली उन केसेस में जहां पेन रहता है एंड इनफर्टिलिटी भी रहती है। तो माइंड में चीज याद रखनी चाहिए कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू एंडोमेट्रियोसिस एंड जो मैं एंड में आपको मेडिसिन बताऊंगी वो आपको ले लेनी है क्योंकि वो आप में से कोई भी ले सकता है। नंबर 4 इज पेनफुल यूरिनेशन एंड पेनफुल मोशन पासिंग। अब अगर एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स आपके यूरिनरी ब्लैडर के आसपास ग्रो कर रहे हैं तो जब जब आपको यूरिन आएगा उसके बाद या ड्यूरिंग दैट यूरिनेशन आपको पेन रहेगा। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ मोशन पासिंग ऑल्सो, जब मोशन पास करते हैं अगर वो रेक्टल इम्प्लांट्स हैं, रेक्टम के आसपास एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स हैं और वहां पर ब्लीड कर रहे हैं, वहां पर ग्रो कर रहे हैं, वहां पर इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, तो जब भी मोशन पास करेगा पेशेंट उसके बाद भी उसको पेन होगा एंड ड्यूरिंग मोशन पासिंग भी पेन होगा। 5th कम्स द इनफर्टिलिटी। अगर आप देख रहे हैं कि आपको ऊपर वाले 3 या 4 सिम्टम्स हैं एंड साथ में इनफर्टिलिटी भी एंड डायग्नोज में कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जहां पर डायग्नोसिस नहीं हो पाता एंडोमेट्रियोसिस का बट स्टिल एंडोमेट्रियोसिस इज देयर। तो उन केसेस में भी जस्ट अ थेरेपेटिक जो मैं आपको बताने वाली हूं वो आप ले सकते हैं। देन कम्स फटीग। क्रॉनिक फटीग देखने को मिलता है ऐसे केसेस में, हमेशा थके रहना, कुछ करने का मन ना होना, लैक ऑफ मोटिवेशन रहना। फटीग सिर्फ फिजिकल ही नहीं रहती है, मेंटल फटीग इज ऑल्सो देयर। व्हाई? बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन ऐसे केसेस में बहुत ट्रिगर्ड रहता है जिसके कारण फील गुड नहीं होता है, कुछ काम करने का जो मोटिवेशन होता है, डिजायर होता है वो नहीं रहता है एंड पेशेंट इरिटेबिलिटी में रहता है। देयर आर अ लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। देन कम्स देयर आर डाइजेस्टिव सिम्टम्स। डाइजेस्टिव सिम्टम्स
होल रेंज ऑफ डाइजेस्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन रहता है एंड ब्लोटिंग रहता है, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, गट फ्लोरा एंड फौना अच्छा नहीं हो पाता है। जरा सा कुछ हैवी खा लेंगे, लूज मोशंस आने लगेंगे, या मोशन समटाइम्स 2 to 3 टाइम्स रहता है एवरी डे उन केसेस में। सो ये डाइजेशन के सिम्टम्स जो है ये बहुत वेरी करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से लेके 2 to 3 टाइम्स मोशन अ डे। तो कुछ भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते बॉडी में। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, आपके हार्मोनल इंबैलेंस और ज्यादा हो जाएंगे, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस और ज्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, एंडोमेट्रियोसिस और बढ़ेगा। तो एंडोमेट्रियोसिस के कारण डाइजेस्टिव सिम्टम्स रहेंगे, डाइजेस्टिव सिम्टम्स के कारण फिर एंडोमेट्रियोसिस बढ़ जाएगा। देयर इज अ विशियस सर्कल, एक के साथ दूसरा बढ़ता रहेगा। इस वजह से ये बहुत जल्दी कई केसेस में स्प्रेड कर जाता है। सो ऑल दी 7 सिम्टम्स में अगर आपके पास 3 से ज्यादा सिम्टम्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर एन अल्ट्रासोनोग्राफी। इन केस आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी में डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस या लीजन्स या एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स, इस तरह की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या हिमेटोसाल्पिंग्स डायग्नोस होता है, तब उसका ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना है। बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजिकल हर्ब्स आते हैं, हर्बल कॉम्बिनेशंस आते हैं जिनके साथ बहुत अच्छे से रिवर्स हो जाता है। इन केस आपको सिर्फ सिम्टम्स हैं, आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराने गए, अल्ट्रासोनोग्राफी में कुछ भी नहीं है, तो इन सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए अगर आप अशोका रिस्ट लेते हैं, सिरप अशोका रिस्ट, जिसके आपके 4 टीस्पूनफुल दिन में 2 बार विद डाइल्यूटेड विद वाटर आप लेते हो फॉर अ मंथ, अलॉन्ग विद दैट टैबलेट त्रिफला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, आप में से कोई भी ले सकता है। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे क्या ये सिम्टम्स सबसाइड किए हैं फॉर अ मंथ। You have to take this. In case symptoms नहीं सबसाइड करते हैं, then there are further investigations जिससे हमें डायग्नोस करते हैं कि कुछ भी हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेटली डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको चाहिए एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंडोमेट्रियोसिस को रिवर्स कर सकता है, बहुत अच्छे से रिवर्स कर सकता है। एंड इट गिव्स अस वेरी प्राउड मोमेंट इट इज फॉर ऑल ऑफ अस, जहां पर हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में जहां पर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, अच्छा फॉलिकल नहीं बनता है, उन केसेस में भी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं ये बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। एक गुड क्वालिटी फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स रहते हैं। ईटी नरिशिंग हर्ब से एक अच्छी ईटी बनती है एंड प्रेगनेंसीज बहुत इजीली हो जाती हैं। सो फॉर परफेक्ट ट्रीटमेंट, अ परफेक्ट डायग्नोसिस एट अ परफेक्ट टाइमिंग इज वेरी मच essential. Thank you so much for watching.